हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन या शीट हमारी, जिसका पार्ट 1 हम सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस का देखने वाले हैं। लेकिन आज हमारा जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट्स टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस देखे, काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ी। हालांकि अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ना बाकी है। लेकिन आई फेल्ट दैट देयर इज अ नीड कि अब थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे एक डीपीपी के थ्रू और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी भी थ्योरी अभी हमने पढ़ी है उस थ्योरी को कंसोलिडेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की डीपीपी के डिस्कशन की। बट बिफोर दैट आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई नीट मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़, हम इंश्योर करते हैं कि हम आपकी जेईई की तैयारी के लिए, जो जेईई मेंस और एडवांस की आपकी तैयारी है, उसके लिए हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एक प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं। नॉट जस्ट उन वीडियो एक्सप्लेनेशन में उन टॉपिक्स की थ्योरीज के एक्सप्लेनेशन हो, बल्कि उन टॉपिक्स के काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी रखते हैं, ताकि आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी को वहीं से हम कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको सिखाना शुरू कर दें। तो कंसेप्ट्स और उनके एप्लीकेशंस आपको इन्हीं थ्योरी वीडियोस में दिखना शुरू हो जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, यस वी डू बिलीव इन प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस से ही चीज़ें सही होती हैं, प्रैक्टिस से ही एक स्किल, एक दक्षता डेवलप होती है। तो डेफिनेटली आपको हर टॉपिक के कंप्लीशन पर उसकी डीपीपी प्रोवाइड की जाती है। उन डीपीपीज के थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाते हैं, उन्हें और कंसोलिडेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उन डीपीपीज को ना सिर्फ हम मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, बल्कि उन डीपीपीज के भी वीडियो सोल्यूशंस आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं। मतलब टॉपिक्स, उनके थ्योरी, उनके एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, एंड देन कम्स डीपीपीज और डीपीपीज के भी वीडियो सोल्यूशन। तो ना सिर्फ क्वेश्चंस देख के आपको छोड़ दिया जाता है, बल्कि उन डीपीपीज को भी सॉल्व करवाया जाता है, ताकि अगर कहीं आपको उन डीपीपीज में कोई डाउट है तो उन डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशंस देखिए और समझिए कि आपके टीचर्स ने क्या क्या अप्रोचेस यूज किए हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। अलॉन्ग विद दैट, येस द स्टोरी डजंट एंड हियर। हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि बाय थ्रू ऑल दीज मीन्स हर चैप्टर पर आपके मिनिमम 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हों। यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपीज, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, चैप्टर के टेस्ट जो आपके होंगे टॉपिक वाइज, अलॉन्ग विद दैट जो आपके मॉक्स होंगे, आपके जो वन शॉट रिविजन होंगे, इन सब के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि आपके 500 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस हो हर चैप्टर पर, ताकि कहीं से भी कुछ ना छूटे। हमेशा से हमारा ये यकीन रहा है कि हम क्वालिटी पर ध्यान दें बजाय क्वांटिटी के। तो बहुत सारे अननेसेसरीली इररिलेवेंट क्वेश्चंस करने से अच्छा है आप टू द पॉइंट, एप्ट, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो सच में आपके लिए काम के हैं और जो आपके स्किल एक्चुअली डेवलप करवाए। तो बहुत सारा स्टफ अननेसेसरी रेकमेंड करने से अच्छा है, बहुत सारी किताबें बहुत सारी पढ़ने से अच्छा है सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ें और उन्हीं से सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें करें, ताकि आप जो चीज़ एग्जैक्टली चाहते हैं वही डेवलप हो और जो नीडेड है उसी पर काम हो। अननेसेसरी आप अपना टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी वेस्ट ना करें, ये भी हमारा एक मोटिव है। अलॉन्ग विद दैट, ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको जेईई मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। तो जेईई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें, सो दैट वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं अलग नहीं है, कहीं डिफरेंट नहीं है। और उसी तैयारी के बेसिस पर आपको रियलाइज होगा जब हम पीवाईक्यूज करेंगे जेईई मेंस के भी और एडवांस के भी, तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि हाँ ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हमसे बन रहे हैं, जो हमसे हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिपरेशन जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवा रहा है। तो वो तैयारी हमेशा से पर्याप्त है, वो तैयारी हमेशा से सफिशिएंट है, वो तैयारी हमेशा से काफ़ी है। अगर आप ठीक से चीज़ें सोच पाएँ, अगर आप ठीक से चीज़ें बिल्डअप कर पाएँ, तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करते वक्त रियलाइज़ होगा कि चीज़ें सेम सिंक में चल रही हैं। जो तैयारी आपको करवाई जा रही है वही तैयारी जेईई मेंस और एडवांस में आने वाली है काम में, और उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट, येस हम इंश्योर करेंगे कि अगर इसके अलावा भी आपको डाउट्स आते हैं, परेशानी आती है, जो कि स्वाभाविक है, आना चाहिए। इट शोज़ कि आप कोशिश कर रहे हैं, इट शोज़ कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो आपके एफर्ट्स दिखेंगे जब आपके डाउट्स आएंगे, तो आपके डाउट्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आस्क मी योर डाउट। आप आस्क मी योर डाउट पर क्लिक करिए, अपने डाउट्स फॉरवर्ड करिए, कोशिश करिए कि आपके डाउट्स रिलेवेंट हो। आप वरना चीज़ें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे वन ऑफ द कमेंट्स आई हैव रिसीव्ड, जिसको मैं डीपीपी डिस्कस करने से पहले आज डिस्कस करूंगा और हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ नॉर्मल सी क्वेरीज हैं, जनरल कंसर्न्स हैं, आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए। आई कॉन्स्टेंटली कीप रीडिंग योर कॉमेंट्स और उन्हें मैं चेक करता रहता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट येस ऑफकोर्स आपके जो डाउट्स हैं, अगर न्यूमेरिकल हैं, जो जेनरिक जेन्युइन से डाउट्स हैं, जो कि डेफिनेटली हम जो चैप्टर
चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डाउट्स एड्रेस किए जा सकते हैं किसी भी चैप्टर के, बट आपके समझ में आए ये अभी ज़रूरी बात है। तो हम जिन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं उन्हीं पर डाउट्स फॉरवर्ड करते रहिए, वो भी डेफिनेटली डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में आपके क्लियर होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, वो भी चीज़ें एड्रेस होंगी। अलॉन्ग विद दैट येस ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपके अलग अलग कंसर्न्स आते हैं, जो भी आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, नॉन अकेडमिक भी जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उन्हें भी टाइमली आकर हम इंश्योर करते रहें, ज़रूर से ज़रूरी हर चीज़ को लेकर आपको गाइडेंस देते रहें, किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो वो रिजॉल्व करें। सारे फैकल्टी मेंबर्स टाइमली किसी ना किसी लेक्चर में कहीं ना कहीं कुछ और आपके लिए जेनरिक वीडियोस बनाएं, ताकि उनके थ्रू भी हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करते रहें और आप भटके नहीं, आपको रास्ते पर बनाए रखें, ताकि आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूजन अगर अकेडमिक के अलावा भी कुछ है तो वो भी हम रिजॉल्व करते रहें। अलॉन्ग विद दैट येस, एक और सबसे ज़रूरी खास बात कि चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होगा। कैन यू बिलीव इट? ये सब कुछ हो जाने के बाद उस चैप्टर को अगर आपको रिवाइज करना है, उस चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन आपको चाहिए, एक ही शॉट में एक बार में रिवाइज करना है, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो इन केस अगर गलती से इस वाले सेक्शन में कहीं पर भी कुछ आपने मिस किया है तो उस चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन से भी आपके पास मौका होगा उन चीज़ों को रिवाइज करने का। अलॉन्ग विद दैट येस वी डू इंश्योर कि आपको आपकी एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जेईई मेंस और एडवांस के भी प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस एग्जाम को देना, और उस एग्जाम को बार बार तो आप दे नहीं सकते। उस एग्जाम को देने का तरीका है मॉक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स भी हम देंगे ताकि हम सेक्शंस की स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाएँ कि किस सेक्शन में कितना टाइम डिवोट करना है, कौन सा आपका सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है, कौन से सेक्शन को कैसे वर्कआउट करना है, ये भी सारी चीज़ें होंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट येस वीकली टेस्ट भी होते रहेंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान होंगे। मतलब आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर की प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा, आपकी उस पर क्या रिपोर्ट है। आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस, अपनी खुद की प्रोग्रेस को भी एसेस या इवैल्यूएट कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है आपके लिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी हिडन चार्जेस के, कोई फीस कुछ नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड द होल मॉड्यूल, द होल प्रोग्राम, द कंप्लीट कोर्स इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए विद दैट आज की डीपीपी का डिस्कशन शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज डीपीपी डिस्कशन, एक जनरल सी क्वेरी आई थी स्टूडेंट की कमेंट बॉक्स में। वो लिख रहे हैं कि सर रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है? बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही स्टैंडर्ड सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। क्या कोई मुझे सोच के बता सकता है? सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, ये तीन हमने बातें पढ़ी, और अदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। जैसे हमने पढ़ी हैं क्या क्या, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन समझे हैं, हमने ट्रांजिटिव समझा है, रिफ्लेक्सिव समझा है, सिमेट्रिक समझा है, एंटी सिमेट्रिक समझा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो एक जनरल सी क्वेरी आ रही है सर कि मुझे नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली आप रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक को कैसा डिफ्रेंशिएट करें। देखो मैं समझाता हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब सिर्फ वही वो जो पेयर होते हैं हमारे, कैसे पेयर्स, मैं वही क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। मान लो रिफ्लेक्सिव कैसा होगा, एक अगर मैं रिफ्लेक्सिव सेट को समझूँ तो अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट आ रहा है ना, तो देखो आप रिफ्लेक्सिव समझो, रिफ्लेक्सिव में चीज़ें कैसे होंगी वो देखो स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव में सीधा सीधा सा सिनेरियो आने वाला है कि चीज़ें सेम होनी चाहिए। मतलब क्या होता है सर रिफ्लेक्सिव में दिखता है मान लो 1,1, फिर रिफ्लेक्सिव में सेम अगर दिखना चाहिए तो एक और पेयर है 3, तो दिखना चाहिए 3,3, या फिर अगर कुछ और है तो लेट्स से में दिखना चाहिए 7,7। मतलब चीज़ें एग्जैक्ट सेम दिखती हैं। मतलब अगर ए से ए को ही लीड करे सिर्फ, तो उस केस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, याद करिए, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आई होप आपको याद आ रहा है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? आई होप ये आपको बात याद है कि हमने ये तो डिस्कस किया है कि ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक ना हो तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। हमने ये डिस्कस नहीं किया। एंटी सिमेट्रिक अपने आप में एक नया तरीका, एक अलग तरह का रिलेशन है। उसकी डेफिनेशन समझो। एंटी सिमेट्रिक की रिलेशन है सर कि अगर ए बी को लीड कर रहा है, मतलब ए रिलेशन बी को लेकर जा रहा है, ए इनपुट देने पर बी आउटपुट आ रहा है, और अगर आपको ऐसा भी पेयर दिख रहा है कि बी से जाने पर ए मिल रहा है, तो सिर्फ आपको ये ऐसा तब ही पॉसिबल होना चाहिए उस केस में जब ए और बी इक्वल हो। मतलब सर अब आप तो कह रहे हो सर ये रिफ्लेक्सिव की तो डेफिनेशन है। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन नहीं है। मैं समझाता हूँ। एंटी सिमेट्रिक का एक अगर पेयर बनाऊं, मतलब एंटी सिमेट्रिक का अगर मैं सेट दिखाऊं तो वो कैसा दिखेगा, सोच के देखना स्टूडेंट। हाँ सर, एंटी सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव जैसे केसेस दिखेंगे, जैसे 1,1 दिख सकता है, मान लो 3,3 दिख सकता है, मान लो 9,9 दिख सकता है। बेशक ये दिख सकते हैं, बट इसमें कुछ और भी दिख सकते हैं। जैसे आपको क्या दिख सकता है, आपको 1,3 भी दिख सकता है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स इससे, आप इसको ऐसे समझो स्टूडेंट्स। लेकिन बशर्ते 3,1 नहीं दिख सकता है। आप समझो बात को। जैसे अगर 1,3 दिखा ना और 3,1 दिखा, तो अब देखो, अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहा। क्यों? देखो, इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव तो था, आई होप यू आर रियलाइजिंग इट, बट इस केस की वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? समझो बात को। अगर ए बी को लीड करता है, यानी 1 3 को लीड करता है,
एंड 3 1 को लीड करता है, तो देखो 3 1 को भी लीड कर रहा है। तो ये सिर्फ तब होना चाहिए, अगर एंटी सिमेट्रिक अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो ये सिर्फ तब होना चाहिए जब 1 और 3 इक्वल हो। क्या 1 और 3 इक्वल है? नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक होता तो भी एंटी सिमेट्रिक रहता। मान लो या तो 1 3 रहता है, 3 1 रहता। जैसे मान लो अगर मैं 3 1 हटा देता हूं, जैसे मैंने अगर यहां से 3 1 हटाया, अगर 3 1 हटाए तो ये अभी भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। आप सोचो, ये प्योरली ये सिर्फ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? समझो स्टूडेंट्स, सर 1 1 को लीड कर रहा है, 1 1 को लीड कर रहा है, और हाँ ये ए बी को लीड कर रहा है, बी ए को लीड कर रहा है, तब जब ए और बी इक्वल हैं। तो हाँ सर ये कंडीशंस तो सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसमें 1 3 से कोई प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि सर 1 3 को लीड कर रहा है, बट क्या 3 भी 1 को लीड कर रहा है? ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है, और ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो 1 और 3 का इक्वल होना जरूरी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो 1 3 यहां एग्जिस्ट कर सकता है। आपको रियलाइज हो रहा है एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव का एक एक्सटेंशन है। मतलब रिफ्लेक्सिव में ऐसे पेयर जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर एंटी सिमेट्रिक में देखें आप तो ये पेयर सिर्फ तब होंगे जब डेफिनेटली ये इक्वल हो, ये ए बी को लीड करे और बी ए को लीड करे, तो ए और बी इक्वल हो, सिर्फ ये तब हो। लेकिन हाँ, हमें ये कंडीशन जरूर पता है स्टूडेंट्स कि अगर 1 3 यहाँ होता और अगर 3 1 भी दे दिया होता तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि 1 3 और 3 1 अगर मिले तो ये सिर्फ तब होगा जब 1 और 3 इक्वल हो। वो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो इस कंडीशन को फुलफिल वो नहीं करता, और इसलिए हमने 3 1 नहीं रखा। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट? मान लो जिसमें एक और पेयर लेता हूं, अगर मेरा मन हो रहा है यहाँ पे लिस्ट से 2 5 रखने का, आप मान लो अगर आपका मन हो रहा है 2 5 रखने का, तो क्या सर मैं 5 2 भी रख सकता हूं? नहीं, आपने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आपने 2 5 और 5 2 को रख के प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी स्टूडेंट्स कि सर ए बी को लीड कर रहा है और बी ए को लीड कर रहा है, तो दो ऐसे पेयर मिल रहे हैं, ए से बी और बी से ए। अगर ऐसा पेयर मिले तो वो सिर्फ तब मिलना चाहिए जब ए और बी इक्वल हो। तो क्या सर 2 5 के इक्वल है? नहीं सर, इन दोनों में से कोई एक रहता तो चल जाता। मतलब सर मान लो कुछ ऐसा रहेगा तो चलेगा क्या? हाँ सर 5 2 रहेगा तो चलेगा, क्योंकि सर ए बी को लीड कर रहा है। क्या बी से ए को लीड करने वाला पेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ए और बी का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे एक्स्ट्रा पेयर्स आ जाने से प्रॉब्लम नहीं आएगी एंटी सिमेट्रिक में। बट इसी का इन्वर्ट आ जाता अगर, तो फिर प्रॉब्लम होती। वो तब होती कि उस केस में सिर्फ हमें ये इंश्योर करना पड़ता फिर वो 5 और 2 इक्वल होना चाहिए थे, जो कि नहीं होता है, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? तो रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर होते हैं वो डेफिनेटली एंटी सिमेट्रिक में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले पेयर्स ना आए। मतलब 1 3 आ रहा है तो 3 1 आए, 2 5 आ रहा है तो 5 2 ना आए, मतलब इनमें से एक आए तो चलेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो अगर बनता है तो हम इस तरह के सेट्स को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, या जो ऐसे डोमेन और कोडोमेन की अगर आप पेयरिंग कर दें तो ऐसे रिलेशंस के जो फॉर्म बनाते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, इस रिलेशन को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। विद दैट चलिए अब हम फाइनली आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आपने क्वेश्चन समझा स्टूडेंट्स, एक शानदार सा क्वेश्चन है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अगर आपने इसको सीधे सीधे सोचा। देखो वो क्या क्या कह रहा है, पहले तो वो समझते हैं। वो कह रहा है एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी, और इन फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? सर एफ ऑफ एक्स हमारा क्लियरली फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स है हाफ ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स पाई। ठीक है सर, और वेयर क्लियरली दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। और फिर वो कह रहे हैं द रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो याद करो स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिट फंक्शंस बनाना सीखा है, या तो आउटसाइड इन अप्रोच यूज करिए या इनसाइड आउट अप्रोच यूज करिए, बट जी ऑफ एफ पहले फिगर आउट करिए। ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सीधा सीधा अप्रोच यूज करें। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? गॉफ। तो गॉफ क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने सीखा है गॉफ होता है जी ऑफ, हम क्या लिखेंगे इसे? g ऑफ f ऑफ x। डू यू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स? आई होप ये बात आपको याद आ रही है। अब सर इनसाइड आउट अगर मैं अप्रोच यूज करता हूं तो मैं यूज करने वाला हूं g ऑफ f ऑफ x। नाउ व्हाट इज f ऑफ x? सर f ऑफ x है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करता हूं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स? मैं गॉफ को लिखने वाला हूं g ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बाय द वे ये जो साइन है, जो बाहर जो साइन बना रहा हूं, ये फ्रैक्शन पार्ट का साइन नहीं है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। ये जो साइन है नॉर्मल सा हमारा ब्रैकेट है ना। तो जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट? g ऑफ f ऑफ x। तो ये है नॉर्मल सा ब्रैकेट, और जो f ऑफ x है स्टूडेंट्स वो है आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये डेफिनेटली फ्रैक्शन पार्ट वाला साइन है ना। अब हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं अगर g ऑफ x ले रहे होते तो आप लिखते हैं हाफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑफ पाई। अगर आप g ऑफ k ले रहे होते तो आप लिखते हैं हाफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k ऑफ पाई। अगर आप g ऑफ 3 ले रहे होते तो आप लिखते हैं हाफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 टाइम्स पाई। अगर आप g ऑफ log x ले रहे होते तो आप लिखते हैं हाफ साइन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टाइम्स पाई, है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ g ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसे लिखूंगा जो आपका आएगा g ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यानी आप लिख रहे हो गॉफ, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हाफ आना तय है, फिर आपका आ रहा था साइन, फिर आता ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो वैल्यू जो यहाँ पर g में एज एन इनपुट पास की गई है, और g में एज एन इनपुट हमने पास किया है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाने वाला है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम्स पाई। तो वो इस एक्सप्रेशन की g ऑफ f की आपसे रेंज पूछना चाह रहा है। सर मैं g ऑफ f की रेंज निकालने से पहले आपको कुछ सजेशंस देना चाह रहा हूँ, कुछ हिंट्स देना चाह रहा हूँ। क्या हमें जानते हैं, क्या हमें पता है कि सर याद करो, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर उसका फ्रैक्शन पार्ट निकाले, पहले मैं उल्टी चीज सिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सोचो, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक इंटीजर। और क्या आप सोच के बता सकते हो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, सर इंटीजर ने क्या -2 -3 +4 +6 +8 0 कुछ भी, और उन किसी भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालें तो हमेशा 0 ही होता है। सिमिलरली क्या हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, अब इसको ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का जब आप फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो हमें फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की रेंज पता है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो होता है सर, ये जो x है, ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। मतलब हमें पता है सर ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ना इफ आई पुट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर ओवर इट, मैं अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेता हूं, इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूं, मतलब आप 0 से 1 के बीच की वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 0 से 1 से जस्ट छोटी तक की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हो इंक्लूडिंग 0, है ना। अगर इन वैल्यूज का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो सोच के बताओ स्टूडेंट, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो 0 से बड़ी और 1 से बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो डेफिनेटली कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली 0 ही होगा। ये दोनों कंक्लूजन समझ आए स्टूडेंट्स, दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं, मतलब या तो सर आप किसी नंबर के फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, या फिर किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के फ्रैक्शन पार्ट ले लो, ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं 0। और जैसे ये 0 हो रहा है तो आप क्या लिख रहे हो सर, आप लिख रहे हो साइन ऑफ 0 इंटू पाई, क्योंकि अब x की वैल्यू पर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आपका जो g ऑफ f बन जा रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है स्टूडेंट्स हाफ ऑफ साइन ऑफ 0, है ना। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम डील कर रहे हैं साइन ऑफ 0 इंटू पाई। आई होप आई नीड नॉट टेल यू 0 इंटू पाई विल बी 0, तो कितना बन जाएगा साइन 0। और क्या आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, साइन 0 होता है 0। अगर साइन 0 0 होता है तो आप लिख रहे हो g ऑफ f विच इज हाफ इंटू 0, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 0। तो सर जब आपने g ऑफ f ऑफ x निकाला, तो उसकी रेंज निकालने से पहले मुझे पता चला कि वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और उसकी वैल्यू क्या है 0। अगर g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू 0 है, मतलब वो किसी भी x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो हमेशा ही 0 होता है। तो मैं फाइनली कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो रेंज होगी, g ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू होगी, वो फाइनली सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो भी क्या स्टूडेंट्स 0, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्या आपको समझ आया इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सी प्रोसेस फॉलो की हमने, पहले हमने कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया। कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करने के बाद हमारा एक छोटा सा नॉलेज काम आ रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट या किसी भी फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होता है। बस इन दो बातों को अगर हम यूज़ करें तो इक्वेशन बहुत ईजिली वर्कआउट किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ अस माइट गेट कन्फ्यूज्ड कि सर पहले तो आप बना दे रहे हो फ्रैक्शन पार्ट, फिर ये ले रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी हाफ ऑफ साइन ऑफ पाई, और उसका भी फिर आप कंपोजिट लेके रेंज पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन कितना ट्रिकी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि IIT JEE के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते। IIT JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब अगर आपको कंसेप्ट्स पता है, अगर आपको डिटेल्स पता है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मेरा एम्फेसिस हमेशा से थ्योरी अच्छे से पढ़ाने पर इसीलिए है कि अगर बारीकियाँ पता है ना तो आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेंगे, बस आप थ्योरी अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करना सीख ही रहे हैं, है ना। विद दैट अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आता है तो हम मूव करेंगे सीधे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और मुझे आंसर बताइए खुद से ट्राई करके। आई होप आपने एक क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई किया सॉल्व करने के लिए। देखिए इसे ध्यान से समझिए, यहाँ क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है एक फंक्शन है, एक फंक्शन f है, वो -1/2 से +1/2 में डिफाइंड है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और क्या कह रहा है, वो -π/2 से π/2 तक जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रिमेंबर, ये पढ़ते ही आपको क्लिक होना चाहिए। दो बातें स्टूडेंट्स, कौन सी दो बातें, कि सर ये जो f के साथ सबसे पहली वैल्यू लिखी होती है ये हमेशा हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है डोमेन, मतलब ये सारी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, और ये x की पॉसिबल वैल्यूज लीड करती हैं इस को डोमेन को। बाय द वे दिस इज नॉट रेंज,
मीन्स दिस इज अ कोडोमेन, मतलब y की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सेट है हमारा -π/2 से π/2। उसने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया, मतलब -1/2 से 1/2 भी इंक्लूडेड है और -π/2 से π/2 भी इंक्लूडेड है। बहुत अच्छी बात है सर। और फिर वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। तो साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब, शानदार सा क्वेश्चन है। आई ऑलरेडी हैव रियलाइज्ड क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपको डिफिकल्ट लगने वाला है, क्योंकि 2-3 चीज़ें यूज़ होने वाली है इस क्वेश्चन में। पहला तो एक फॉर्मूला यूज़ होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा है कि सर ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, आपने शायद या तो सिलेबस ठीक से नहीं देखा, या सिलेबस जब ठीक से देखा तो ये नाम आपने नहीं पढ़ा। जेईई मेंस और एडवांस दोनों के ही सिलेबस में बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और डेफिनेटली इस पर क्वेश्चंस आते हैं। आई कैन डेफिनेटली शो यू दिस, है ना। तो जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो जो वो कंसेप्ट अभी मैं थोड़ी देर के लिए बताने वाला हूँ वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पहले हम पढ़ ले रहे हैं, तो घबराना मत, ये चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पहली चीज़ तो हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स कि जब साइन इनवर्स के लिए मैं इसको पता करना चाहूँगा कि ये 1-1 या ऑन टू है। डू यू रिमेंबर, हमने थ्योरी पढ़ी है स्टूडेंट्स 1-1 एंड ऑन टू की, याद आ रहा है? 1-1 सारे इंजेक्टिव फंक्शंस, ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शंस। और अगर कोई इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होता है, अगर कोई 1-1 ऑन टू होता है तो हम उसे बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। आई होप ये सारी थ्योरी आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ी है, बस उसी पर ही एक बेस्ड क्वेश्चन है। बट स्टिल आई वुड वांट कि एक बार आप खुद से इसे समझें, खुद से एक बार ट्राई करें। तो मैं चाहूँगा कि इस थ्योरी को अप्लाई करके ज़रा सोच के देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, वो कॉन्टेक्स्ट याद करके जब मैंने आपको इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ बताए थे। याद करो स्टूडेंट्स, जब हमने इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पढ़े तो मैंने कुछ कहा था, एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात की थी इनसे रिलेटेड। बस अगर वो रिकॉल कर ली ना तो कुछ सॉल्व किए बिना भी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से मैं चाह रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, और फाइनली बताइए मुझे क्या आपको कुछ चीज़ें दिखना शुरू हुई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ कि 2 फॉर्मूले आपको बताता हूँ, याद करो स्टूडेंट्स। ये याद तो अभी आप नहीं कर पाओगे, मैं पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल बस मैं थोड़ा सा चीज़ें बता दे रहा हूँ, घबराना मत। मैं कह रहा हूँ साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स की साइन 3 थीटा का एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, वो होता है स्टूडेंट्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बाय द वे इसको देख के घबराना मत कि ये कैसे आ रहा है, ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, एक डॉट है वो गलती से लग गया, सो दिस इज ऐसा। सिमिलरली आप एक और चीज़ पाएंगे अक्सर कि अगर आप देखेंगे इसे ऐसा, मतलब एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, जो आपके सामने लिखा हुआ है 3x - 4x क्यूब। ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब, इससे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, इसे आप लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट से क्रूशियल से फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखिएगा, है ना। तो मैं 2 चीज़ें आपको अभी से बता के रख रहा हूँ ऑलरेडी, ऑल्दो जब हम पढ़ेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब हम डिटेल में इन दोनों फॉर्मूले को देखेंगे। बट फिलहाल के लिए बस ऐसे ऐसा फॉर्मूला याद रख लीजिए। और अब अगर मैं वापस क्वेश्चन पर आऊँ तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोल रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, f(x) = साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। सो इन रियलिटी जिस फंक्शन से हम डील कर रहे हैं वो फंक्शन, टू बी मोर स्पेसिफिक, क्या है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन है f(x) = साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 साइन इनवर्स x। तो दिस इज f(x) = 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। अब आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है तो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। लाइन याद आ रही है, मैंने ग्राफ्स पढ़ाते वक्त भी कहा था कि उसका 1-1 ऑन टू होना जरूरी है, और ये बात हमने अभी भी डिस्कस की है कि इस फंक्शन का यहाँ पर भी होना जरूरी है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी बात आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन x का हम ग्राफ देखते हैं। साइन x का ग्राफ क्या होता है, याद करो स्टूडेंट्स, हमें बताइए साइन x के ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता चला जाता है, लेकिन सर हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। हमने साइन एक्स के ग्राफ में हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2 तक, ताकि पहली बात तो उसकी वो मेनी टू वन से जो इन्वर्स लेते वक्त प्रॉब्लम बन जाएगी 1 to many की, जिसमें वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा, उस प्रॉब्लम को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। तो हमने उसको -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट किया था, आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या हो जा रहा था सर, ये जो वैल्यूज थी ये हो जा रही थी -1 से 1, है ना। बहुत प्रॉपरली स्केल करके नहीं ले रहा हूँ, बहुत रैंडम से मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ। ये हो जा रही थी सर वैल्यू -π/2, और ये ऊपर जो वैल्यू हो जा रही थी 0, और फिर हो जा रही थी π/2, है ना, ये आपका 0 था। तो कुछ ऐसा सा जा रहा था स्टूडेंट्स, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट सम वॉट लाइक दिस, कि चीज़ें कुछ ऐसी सी जा रही थी। π/2 पर वो 1 था,
मतलब 1 पे π/2 था, -1 पर -π/2 था और 0 पर 0 था। तो हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा देखा था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। सर अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा है तो हम साइन इनवर्स x से अभी डील नहीं कर रहे सर, हम तो डील कर रहे हैं 3 साइन इनवर्स x से। क्या आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब अगर अब मैं इस फंक्शन के बारे में फिगर आउट करना चाहता हूँ तो सर साइन इनवर्स के अंदर तो आप वैल्यूज वही पास कर रहे हो ना, तो अंदर आप वैल्यूज वही पास कर रहे हो। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालूं तो शायद मैं यहाँ पे कुछ सोच पाऊंगा कि इसके बारे में वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस फंक्शन की जब आप डोमेन और रेंज निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो आपको एक बात क्लियरली दिखेगी कि साइन इनवर्स जो आप x ले रहे हो, यहाँ पे जो x की वैल्यू रख रहे हो सर, हमारे अकॉर्डिंग तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या क्या ले सकते हैं सर? साइन इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो हमारे फंक्शन में x एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो वो डेफिनेटली -1 से 1 तक मुझे कोई भी वैल्यू लेना अलाउ करेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करता तो मुझे तो सर -1 से 1 तक सारी वैल्यूज अलाउड होती, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ये पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो हाँ सर ये -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यूज ले रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से तो अगर हमारे अकॉर्डिंग वो -1 से 1 हो सकता था। अभी मैं एक समझाने के लिए एक तरीका डेवलप करके दे रहा हूँ आपको, है ना। वो कह रहा था कि सर वो -1 से 1 तक होना चाहिए, तो आपकी डेफिनेशन तो और स्पेसिफिक होगी ना। आपको तो उसने और लिख के दे दिया -1/2 से 1/2 तक, तो उसने लिखा कि ये जो x है सर आपका वो -1/2 से 1/2 तक ही होगा। तो ठीक है सर, अच्छी बात है, हम उसके अंदर ही हैं। तो पहली बात तो फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइंड है, फंक्शन का वायलेशन नहीं हो रहा है, फंक्शन का डोमेन यस उसके अंदर ही है। मतलब हम तो कह रहे थे सर x -1 से 1 तक होना चलता है, पर उसने तो कहा कि आप -1/2 से 1/2 तक ही लीजिए। अच्छी बात है सर, बहुत खुशी की बात है अगर ऐसा है तो। अब मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स -1/2 और 1/2 पे साइन इनवर्स कैसे बिहेव करता है, याद करो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स कैसे बिहेव करता है। चलो ऐसे सोचो, पता है हमेशा इनवर्स को ना उनके ओरिजिनल फंक्शन से देखा करो, आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे, मेरा हमेशा से सजेशन है। तो 1/2 कितना होता है सर? 1/2 एक्जैक्टली बीच में से जाता है यहाँ कहीं, और -1/2 यहाँ कहीं होता है। 1/2 मतलब क्या? अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच में देखूं, मतलब मैं इस दौरान अगर इस फंक्शन को स्टडी करूं, इस दौरान इस फंक्शन को स्टडी करूं तो 1/2 मतलब यहाँ और -1/2 मतलब यहाँ। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? 30 डिग्री और -30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कितना? ये हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा -π/6। सो डू यू रियलाइज कि सर जो 1/2 वैल्यू आती है वो आती है π/6 पर, और -1/2 आती है -π/6 से। यानी अगर आपसे साइन इनवर्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? -1/2 और 1/2, तो वैल्यूज कहाँ होती है सर? एक ये जो वैल्यू होती है ये तो कहाँ होती? ये होती π/6 पर, और ये वैल्यू कहाँ होती है सर? ये होती -π/6 पे। यानी आपसे अगर पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ट्रिकी सा पार्ट है और बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है जिससे आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूँ तो देखो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटी वैल्यू पे छोटा होगा, बड़ी वैल्यू पे बड़ा होगा। तो मैं अगर x की वैल्यू -1/2 पे देख रहा हूँ, ये हमारी क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स? -1/2, ये x की वैल्यू क्या थी? +1/2। तो अगर छोटी वैल्यू पे देखूँ तो मुझे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर बड़ी वैल्यू पे देखूँ तो उस फंक्शन की मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ये वो बड़ी वैल्यू होगी और ये उसकी वो छोटी वैल्यू होगी। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? तो x की वैल्यू जब आप -1/2 रखेंगे, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स। अगर इसकी रेंज में देखूँ, मैं सिर्फ साइन इनवर्स x की रेंज की बात कर रहा हूँ, इसकी रेंज की बात करूँ तो ये मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, आपने x को -1/2 से +1/2 तक रखा। तो जैसे ही x को -1/2 से 1/2 से रखा तो y भी कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो गया सर? y भी -π/6 से +π/6 तक रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि इस कर्व को अगर मैं देखूँ तो y एक्सिस पे स्टडी करूँ तो मिनिमम वैल्यू आ रही है -π/6, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है +π/6। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स x -1/2 से 1/2 के बीच में अगर मैं साइन इनवर्स x पे थोड़े से प्रोडिक्शन दूं तो साइन इनवर्स x -1/2 से 1/2 के बीच में -π/6 से +π/6 तक होता है। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? लेकिन सर हम साइन इनवर्स x की बात नहीं कर रहे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 1 1 मेनी 1 ऑन 2 कैसा फंक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ मैं 3 साइन इनवर्स x निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। हम निकालना चाह रहे हैं 3 साइन इनवर्स x। तो इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जा रहा है 3 साइन इनवर्स x, है ना। और दोनों तरफ जो -π/6 और π/6 था, तो -π/6 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, और π/6 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो डू यू रियलाइज हम कहाँ पहुँच गए हैं स्टूडेंट्स? हम पहुँच गए हैं, हमने इस तरफ तो लिख लिया है 3 साइन इनवर्स x, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस तरफ वैल्यू कितनी है? π/6 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जा रहा है π/2, और इधर मल्टीप्लाई किया तो हो जा रहा है -π/2। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स? दो बातें। जैसे ही मैंने 3 साइन इनवर्स x इस फंक्शन की रेंज निकाली तो इस फंक्शन की रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल आ रही है। क्या आपको दिख रहा है? कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, और जैसे ही कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, डू यू रियलाइज आई कैन मेक अ कंक्लूजन। यहाँ से आई कैन से दैट, यहाँ से आई कैन मेक अ कंक्लूजन कि सर जो आपका कोडोमेन है सर वो डेफिनेटली रेंज के इक्वल है,
और अगर को डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तो पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष, जो पहला मैं रिजल्ट दे सकता हूँ वो ये कि जब भी को डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं सर वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वो एक ऑन टू यानी एक सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो पहला कंक्लूजन कि एक ऑन टू फंक्शन है। और क्या मुझे कहने की जरूरत है कि चूंकि हमने साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स पे पहुंचे थे तो मेनी टू वन तो वैसे ही खत्म कर दिया था ना। आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये फंक्शन ऑलरेडी मेनी टू वन था, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर मैं जाता तो मेनी टू वन था, और इसका इन्वर्स बनाता तो वन टू मेनी होता, तो इसका मेनी टू वन होना तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना, क्योंकि वो बनने का चांस ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक इन्वर्स फंक्शन है। तो इसका मेनी टू वन होना मतलब गलत ही है, वो 1 to 1 ही रहेगा, मतलब क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। आपको बात समझ आ रही है? और ग्राफ को देखो स्टूडेंट्स, ये 1 to 1 फंक्शन ही, मतलब इवन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में 1 1 होगा। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी। आप जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बात तो ग्राफ से ही अपेरेंट है, विजिबल है, क्योंकि देखो आपको समझ आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मैं डिफरेंशिएशन से भी करवा सकता हूँ, बट चूंकि अभी डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है तो मैं ग्राफ्स के थ्रू थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिटेल में समझिए, तो हमेशा हमारे पास बैकअप हो गया ग्राफ की, और ग्राफ से चीजें आप सोच पाए, है ना। ऑल्दो इस क्वेश्चन को हम हार्डली 10 से 15 सेकंड्स में डिफरेंशिएशन से और जल्दी सोच सकते हैं, जो कि मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल के लिए कॉमन सा कंक्लूजन कि इसका 1 1 होना तय है, क्योंकि ग्राफ से ये दिख रहा है कि इस दौरान माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स की डोमेन उसने बोली है माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, इस दौरान आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करें, वो वाई एक्स मतलब इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका 1 to 1 होना तो तय था। तो सर ये ऑन टू तो है ही, और ग्राफ से ही देख के बता पा रहे हैं हम कि 1 to 1 भी है। तो मैं कहूंगा कि एक 1 to 1 एंड एक ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये एक इंजेक्टिव एज वेल एज एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और मैं आपको शुरू से तो कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने आपको हिंट दी थी, चूंकि ये एक इनवर्स फंक्शन है स्टूडेंट्स, और इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये एग्जिस्ट ही तब करते हैं जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो हमने उसके प्रिंसिपल वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया, हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। सर साइन एक्स एक्स की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, बट मैंने उसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच रोका, और फिर मैंने उसका इन्वर्स डिफाइन किया, तो डेफिनेटली वो बाइजेक्टिव बना। वो मेनी टू वन तो था, लेकिन उसको 1 to 1 बनाया, और जो उसका ये वाला पार्ट था उसकी रेंज को कोडोमेन के इक्वल किया। तो फाइनली अब हमारा फंक्शन ना सिर्फ ऑन टू है बल्कि 1 to 1 भी है, यानी बाइजेक्टिव है। और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आई वुड से ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना? मैं बस इतना सा सजेशन दे रहा था, जब क्वेश्चन करवाने से पहले आपको कह रहा था कि आप खुद से सोचो। तो बस मैं कहना चाह रहा था कि जैसे ही साइन इनवर्स दिख रहा है तो कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस डोमेन और कोडोमेन एक बार चेक कर लो फटाफट। बस अगर वो चेक कर पाते, और एक हाँ छोटा सा नॉलेज ये लग सकता है कि सर ये एक्सप्रेशन थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो हाँ, ये एक्सप्रेशन 3 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है ना, ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। एनीवे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब वो फॉर्मूले में सिखाऊंगा। तो कंक्लूजन बड़ा आसान सा था स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, जैसे ही साइन इनवर्स दिखा तो ये बाइजेक्शन की तरफ बढ़ेगा, ये 1 1 और ऑन टू की तरफ जाएगा, बस उसको वेरीफाई या वैलिडेट करना बाकी था, और उस बेसिस पे हमने कहा कि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए, आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि ऑन टू नहीं है। एक बार आप खुद से सारे ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश की और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आप कैसे एक एक करके ऑप्शन ट्राई करेंगे। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट ऑन टू। याद है ना स्टूडेंट्स, ऑन टू कैसा फंक्शन होता है? एक जल्दी से मैं रिविजन करवाता हूँ। ऑन टू फंक्शन हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, ऑन टू कैसे होते हैं? ऑन टू के लिए सर ये होना चाहिए कि जब आप एक्स से वाई में जाते हैं, मतलब आपका डोमेन वाला सेट होता है, याद करिए, और जब आपका ये को डोमेन वाला सेट होता है। आई होप ये आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये सारी हमने वैल्यूज़ या बातें पढ़ रखी हैं। तो सर एक्स से जब वाई की मैपिंग करो तो मैनी टू वन भी चलेगा, 1 1 जैसा भी मैपिंग हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब वाई में आप देखेंगे तो वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली ना छूट जाए जिसकी प्री इमेज हमारे डोमेन सेट में एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसकी प्री इमेज होना ज़रूरी है ना। अगर ऐसा है, मतलब डोमेन को डोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर को डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स रेंज के इक्वल आ जाए, है ना, या उल्टा मैं कहूँ कि जो रेंज है, अगर सर अगर जो आपकी रेंज होती है फंक्शन की, वो रेंज अगर को डोमेन के इक्वल आ जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा फंक्शन हमारे लिए एक ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब मैं देखना चाहूंगा कि इन फंक्शंस की जो इन्होंने को डोमेन कही है, को डोमेन क्या लिख रही है सर ये देखो यहाँ पे ये को डोमेन है, ये इस फंक्शन की को डोमेन है, इसकी को डोमेन है। तो इनकी जो को डोमेन है अगर वो इनकी रेंज के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे एक ऑन टू फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली आपको रियलाइज हो रहा है क्वेश्चन बेस्ड है रेंज निकालने पर। अगर आपने रेंज निकाल ली और चेक कर ली कि क्या वो इस फंक्शन की दी गई को डोमेन के इक्वल है, तो डेफिनेटली सर ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन होगा। बट मुझे वो ढूंढना है जो एक ऑन टू ना हो। शुरुआत करते हैं क्लास ऑप्शन ए से।
ऑप्शन ए को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शन ए को अगर ड्रॉ करूं तो ऑप्शन ए में क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, वो लिख रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये आपका एक एक्सप्रेशन है ना। और अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, मैं बहुत सारे तरीके आपको समझा सकता हूं। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, ये एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का। देखो बहुत सारे तरीके अब हमारे पास हैं, एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का, और हमने सीखा है ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हमें पता है इनके जो ग्राफ्स बनते हैं, इनके जो कर्व्स बनते हैं वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 4, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब हम पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैं बताऊंगा कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा आपने 10th में भी देखा है स्टूडेंट्स, हमने देखा है हम दो स्ट्रेट लाइंस लेते हैं, दो वेरिएबल्स x और y में, और फिर सॉल्व करते हैं, फिर वो यूनिक सोल्यूशन आता है। वही कहानी यहाँ मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी। सोच के देखो स्टूडेंट, जैसे जब x 0 होगा ना तब y की वैल्यू 4 से पास होगा, मतलब कुछ ऐसी सी एक स्ट्रेट लाइन जारी होगी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन जारी होगी और अगर आप इसको स्टडी करें, इसको अगर आप रीड करें, तो मैं इसकी डोमेन और कोडोमेन की बात करूं तो सर डोमेन डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, वो तो चिंता का विषय है ही नहीं। बट अगर आप रेंज की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। मतलब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकालूं स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन की मैं रेंज की बात करूं, तो इस एक्सप्रेशन का रेंज होगा मेरे लिए सारी रियल वैल्यूज़। और अगर इसकी रेंज है सारी रियल वैल्यूज़, तो इसने भी तो रेंज में सारी रियल वैल्यूज़ ही दी हैं। अगर कोडोमेन इसने जो दी है और हमारी जो रेंज निकल के आ रही है वो सेम है, तो डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन है। बट उसने पूछा है नॉट ऑन टू, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्या आपको ये समझ आया? अब अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी में जो आपका एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो मैं पहले ऑप्शन सी पे बात करता हूँ। ऑप्शन सी आर प्लस से आर प्लस में डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। देखो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है सर, फंक्शन जो है वो ऑल द रियल पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स तक ही डिफाइंड है, और उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, उस फंक्शन की डेफिनेशन है अंडर रूट एक्स। सर मुझे अंडर रूट के अंदर एक्स देख के रियलाइज हो रहा है कि ऑब्वियसली एक्स के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन तो ये था सर कि अगर मैं एक्स के अंदर वैल्यूज रखना चाहता ना तो मैं 0 रख सकता था, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज रखना अलाउड है मेरे लिए। पर उसने मेरा काम और आसान कर दिया, उसने बोला है सर पॉजिटिव वैल्यू रखें, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज आप रखिए। बहुत अच्छी बात है सर, जब 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली 0 से बड़ी ही वैल्यूज के तो अंडर रूट आएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब आप 0.1 रखोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 0.9 रखोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, 0.8 रखोगे तो कुछ आएगा, 1 रखोगे तो कुछ आएगा। तो डेफिनेटली मैं अगर इस एक्सप्रेशन को आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक अंडर रूट एक्स जैसा कुछ है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ बस एक हिंट दे रहा हूं, अगर आपको अभी नहीं समझ आए तो थोड़े दिनों में समझ आएगा। अगेन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, जब हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं। बट फिलहाल बस एक थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ कि आप जब अंडर रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, वो कुछ ऐसा सा बनेगा इस गिवन डोमेन में। इस गिवन डोमेन में मतलब जब x की वैल्यू सर हमेशा 0 से बड़ी है, इवन उसने 0 तक को इंक्लूड नहीं किया, उसने खुद लिखा है कि आप x की जो वैल्यू लेंगे वो ग्रेटर देन 0 होगी, और जो आपकी y की वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं तो आप ग्राफ को फिर से देखिए स्टूडेंट्स, हाँ सर x की आप पॉजिटिव वैल्यूज ही तो रख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से बड़ी ही वैल्यू रखोगे। उसने तो बोल दिया 0 भी मत रखो, तो ठीक है सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से जब बड़ी वैल्यूज रखी तो हाँ सर इस डोमेन में जब मैंने देखा तो मुझे डेफिनेटली वो पूरी की पूरी मुझे जो रेंज मिल रही है वो कोडोमेन जैसी मिल रही है, वो मुझे पॉजिटिव y पर ही मिल रही है। और मिलना तय है ना। आप सोचो अंडर रूट ले रहे हो किसी पॉजिटिव वैल्यू का, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिली है, कि नेगेटिव का तो वैसे भी अंडर रूट आप ले नहीं सकते, और अंडर रूट तो आप किसी का भी लो पॉजिटिव ही मिलता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा। सर 0 मिल सकता था अगर x की वैल्यू 0 होती, तो वो भी उसने अलाउ नहीं किया। तो कहना है इसे जो हमारी रेंज आएगी वो कोडोमेन के इक्वल है। y भी तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर y ग्रेटर देन 0 तो उसने जो कोडोमेन कही थी वो रेंज के इक्वल है। तो अगेन मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि जो रेंज आ रही है स्टूडेंट्स, जो रेंज आ रही है वो है सर, मतलब जो रेंज है वो है ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 0, मतलब y ग्रेटर देन 0, मतलब वो r प्लस ही तो हुआ। और अगर यहाँ भी रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, देखो ये r प्लस है तो मैं कहूँगा ये एक ऑन टू फंक्शन है, और हमसे पूछा जा रहा है नॉट ऑन टू, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो ऑप्शन बी भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है क्लास। अब इसको समझना, उसने इसको r से r प्लस में डिफाइन किया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से समझिए। इसने इसको डिफाइन किया है कि एक फंक्शन है स्टूडेंट्स जो r से r प्लस में डिफाइंड है ना। और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रहा है वो ध्यान से पढ़िए। इस फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो इस डेफिनेशन में लिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या आपको कुछ क्लिक कर रहा है स्टूडेंट्स की मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अटेंड करिए, यह एक पॉलिनॉमियल है इवन डिग्री का, और जो भी पॉलिनॉमियल होते हैं इवन डिग्री के उनका एक मैक्सिमा या मिनिमा आता है, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नहीं जाते। अगर ये एक ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल होता तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता, लेकिन चूंकि ये एक इवन डिग्री पॉलिनॉमियल है तो या तो इसका मिनिमा आएगा या मैक्सिमा। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो उसको ऐसे सोचो, सर क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या होती है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमने कई दफ़ा पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, याद करो। क्वाड्रेटिक क्या होती है सर? क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जहाँ पे हमें पता है कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तब हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी इसकी, वो होगी 2, डिग्री जो होगी वो होगी 2, है ना। इस बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक बात और पता है स्टूडेंट्स की, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है पॉजिटिव, क्योंकि देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, है ना, मुझे दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है 1, है ना। तो अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो मुझे ये भी पता होता है स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व बनेगा, इसका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा। क्या आपको ये बात याद आ रही है स्टूडेंट्स? इसका जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, है ना, ऐसा कुछ एक पैराबोला बनेगा। सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ कि मैनी टू वन फंक्शन है। मैनी टू वन फंक्शन क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बस एक जनरल सा थॉट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। बट अगर एक छोटी सी बात और करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है सर कि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो इतनी सारी बातें नहीं भी की होती ना तो भी मिनिमम आपको देखनी चाहिए थी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी जब मिनिमम वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पर आएगी। वो कौन सी होगी सोच के देखो स्टूडेंट्स। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये बात हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें आप एक्स की तो कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। बिल्कुल सर, कोई मतलब पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, पॉलिनॉमियल हमेशा डिफाइंड होते हैं। मतलब यहाँ पे आप रखो -3, -9, -3.5, √3, पाई, 0, 6, 36, 9 कुछ भी रखो चलेगा, है ना, ये डिफाइंड है। लेकिन सर अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूँ ना तो एक्स स्क्वायर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी 0। और अगर ये 0 होगा तो 0 + 2, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है सर वो होगी 2। जब मैंने कह दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। मतलब वाई एक्सिस पे इसका ग्राफ 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। मतलब ये जो कर्व है ये मिनिमम 2 अचीव करके हमेशा 2 से ऊपर ही जा रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और अगर इसका ग्राफ मिनिमम 2 अचीव कर रहा है तो मैं इस फंक्शन की अगर रेंज लिखना चाहता, मुझसे कोई पूछता कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की अगर मुझसे कोई रेंज पूछता तो मैं कहता सर एफ ऑफ एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा है। एफ ऑफ एक्स 2 कब हो रहा है सर? जब एक्स 0 है। अब एक्स 0 के अलावा कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव है एंड समथिंग पॉजिटिव +2 विल कीप इट ग्रेटर देन 2। तो मेरा कंक्लूजन बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स की ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। यानी हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी रेंज आ रही है वो आ रही है 2, और उन्होंने इसकी रेंज क्या कही थी? R+, मतलब उन्होंने इसकी रेंज कही थी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कोडोमेन रेंज से बड़ा है? मतलब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर कोडोमेन रेंज से बड़ा है। और अगर ऐसा कभी भी होता है स्टूडेंट्स की कोडोमेन में, मतलब मुझे अब वाई सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सामने ग्राफ ही नहीं है, और इनके सामने अगर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब इनके लिए एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब जो हमारा कोडोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे, कुछ नहीं, इनफाइनाइटली मेनी, 0 से 2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 2, बट 0 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की, उन सारे नंबर्स की प्री इमेज मुझे डोमेन में नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो मैं कहूँगा ये ऑन टू नहीं है, एक इनटू फंक्शन है। और अगर ये एक इनटू फंक्शन है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड मैंने इसे ऐसा क्यों कहा स्टूडेंट्स? कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आई? आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो रही है कि इस क्वेश्चन को ऐसा कैसे सोचा जा रहा है। आसान सा तरीका था सर, हमसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू चेक करने के लिए बस सिंपल सा तरीका, फंक्शंस की रेंज निकालिए और उसको कोडोमेन से सिमिलर देखिए। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो वो ऑन टू है, वरना वो नहीं है। तो क्या आपको समझ आया कि हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे और क्यों? एक आसान सी मॉडस ऑपरेंडी हमने यूज़ की, और आई होप ये प्रोसेस, ये थ्रेड, ये तरीका आपको याद रहेगा। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन जहां पर अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है 1-1 पर। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स। वैसे तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शंस देख के भी क्लिक कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊँ। मैं और कॉम्प्रहेंसिवली समझाता हूँ कि देखो एक एक ऑप्शन क्यों गलत है और कौन सा सही ऑप्शन है। ध्यान से समझो। अगर मैं अगेन ऑप्शन ए से शुरुआत करूँ स्टूडेंट्स, क्या आपको दिख रहा है 1-1 फंक्शन की बेसिक सी फिलॉसफी चेक करने की? हम अगर ग्राफ से देखना चाहें तो हम जानते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एटमोस्ट, तो हम कहते हैं कि ऐसा कर्व, ऐसा फंक्शन हमारा जो होता है वो 1-1
वन फंक्शन होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, आर से आर में डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स 2x + 5 है, लीनियर इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है पावर 1 में डिग्री 1 में, और अगर ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 में है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना इसका तय है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ जो आर से आर में डिफाइंड है स्टूडेंट्स, और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रहा है वो आई थिंक 2x + 5 जैसा कुछ लिखा हुआ था जितना मुझे याद आ रहा है, जी हाँ। तो अगर ये फंक्शन है 2x + 5 तो याद करो स्टूडेंट्स, ये इसका जो कर्व बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? और अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये डेफिनेटली सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। मतलब x1 की एक वैल्यू के लिए y1 की एक ही वैल्यू आएगी। आप ऐसे भी सोच सकते थे, मतलब 2x1 रख लेते, f of x1 और f of x2 निकाल लेते तो भी x1 और x2 इक्वल ही आते। मतलब मैं फाइनली ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ग्राफ का भी कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊं तो मेरी एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है स्टूडेंट्स की पॉलिनोमियल अगर ऑड डिग्री का है तो वो डेफिनेटली एक हमारा 1 to 1 फंक्शन ही होता है, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है ना। इवन डिग्री वाले हमेशा मैनी टू 1 होते हैं और ऑड डिग्री वाले भी हो सकते हैं, बट फिलहाल तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये ऑड डिग्री है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, है ना। तो ये डेफिनेटली पहली बात तो हमने वो जो सीखी है वो क्या कि सर ये ऑन टू तो होते ही हैं, बट 1 1 में बस एक बार थोड़ा क्रॉस चेक करना होता है कि उसका मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है या नहीं। तो सर ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमेशा 1 1 होना तय है। तो सर ये तो कर्व सीधा सीधा 1 1 है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ऐसे इन जनरल एक और थॉट लूँ यहाँ पर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड है जो कि इसके को डोमेन से इक्वल है। तो अगर जस्ट पूछा जाता तो मैं इस फंक्शन को पता है क्या कहता, मैं इस फंक्शन को कहता 1 1 on 2, 1 1 on 2 यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मतलब हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये जो फंक्शन है हमारे लिए एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता। क्या आपको ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी है, मैं जानबूझ के आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ बार बार, इसमें हम बहुत बातें करने वाले हैं। तो बाइजेक्टिव के बाद अगर मैं ऑप्शन बी को देखना चाहूँ, ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, वो 0 से पाई -1 से 1 डिफाइन कर रहा है। क्या आपको कॉस इनवर्स एक्स याद आया स्टूडेंट्स? देखो उसने क्या बोला, उसने बोला 0 से पाई -1 से 1, तो उसने फंक्शन की जो डेफिनेशन दी है तो डोमेन में उसने लिया है स्टूडेंट्स 0 और पाई इंक्लूड किया है, तो फंक्शन को ले जा रहा है वो 0 से पाई तक, है ना। और इसकी रेंज, इसका जो को डोमेन कह रहा है वो कह रहा है -1 से 1 तक, ठीक है सर। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रहा है सर? फंक्शन की डेफिनेशन कह रहा है वो cos x। आप तो वापस cos x का ग्राफ याद करो स्टूडेंट्स। हमने तो सर cos x का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ सीखा है सर कि cos x का ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो ऐसा चलता चला जाता है, जो कि ऐसा चलता चला जाता है। लेकिन सर अगर मैं अभी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करूँ तो फंक्शन का डोमेन है 0 से पाई, तो आपको ये इतना पूरा ग्राफ नहीं देखना है सर, आपने गलत ग्राफ बना दिया, आपने ज़्यादा ड्रॉ कर दिया। मतलब अगर आप देखना चाहें तो आपका ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा और सिर्फ वो 0 से पाई बनेगा। 0 से पाई मतलब कुछ ऐसा सा जा रहा होगा, ये होगा π/2 और ये होगा कहीं ना कहीं पाई, है ना। इससे आगे नहीं बनेगा, मतलब ये वैल्यू होगी 0 और ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स पाई, इसके आगे नहीं बनेगा। उसने खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x की वैल्यू 0 से छोटी या पाई से बड़ी मत लेना, हाँ 0 लेना और पाई भी लेना, 0 और पाई इंक्लूडेड है। और इस बेसिस पे अगर आप देखो तो हमें पता है पाई पे कॉस की वैल्यू होती है -1 और 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, तो कहानी -1 से 1 तक जा रही है और x की वैल्यू 0 से पाई तक जा रही है। तो हाँ सर अगर चीज़ें देखूँ अगेन 1 to 1 का थॉट क्या होता है, 1 to 1 का थॉट होता है कि x1 और x2 मतलब अलग अलग आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करो तो वो कर्व को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ कर्व अगर एक्सटेंडेड होता या इस तरफ होता तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होता। तो अगेन इसका मेनी टू वन होने का स्कोप ही खत्म कर दिया ना। कैसे स्कोप खत्म कर दिया सर? उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उस वजह से वो मेनी टू वन हो ही नहीं पाया। वी नो एक पीरियोडिक फंक्शन, एक साइक्लिक फंक्शन है, ये मेनी टू वन ही होता है। कॉस एक्स देख के ही मैं कह देता कि मेनी टू वन है, बट देखने के साथ अगर इसकी डोमेन देखूँ मैं तो 0 से पाई है सर, और 0 से पाई में उसकी साइक्लिसिटी खत्म हो गई, उसकी पीरियोडिसिटी खत्म हो गई, वो अपने आप को रिपीट नहीं कर पाया ना। और अगर रिपीट नहीं कर पा रहा है, और हमको याद है स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने ये हेल्प ली थी, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? हम कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी तो क्या कहते हैं कि सर हमने सीखा है जब हम कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं सर कि आप अब जब एक्स की वैल्यूज़ लोगे वो तो डेफिनेटली -1 से 1 तक लोगे, वो तो डेफिनेटली आप -1 से 1 तक लोगे, लेकिन ये जो वैल्यूज़ आप लोगे ये 0 से पाई तक ही लोगे, है ना। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब सर 0 पे आप 1 होते हो, π/2 पे आप 0 होते हो, -1 पे आप पाई होते हो। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, 1 पे आप 0 होते हो, 0 पे आप π/2 होते हो और -1 पे आप पाई होते हो। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। और यही तो कंडीशन है स्टूडेंट्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब फंक्शंस बाइजेक्टिव हो। और कॉस को बाइजेक्टिव बनाने का हमने एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव प्राइमरी वैल्यूज़ के बीच का तरीका जो देखा है वो क्या देखा है कि सर इसको 0 से पाई के बीच रिस्ट्रिक्ट कर दो। और वही कंडीशन तो मैंने याद दिलाने की कोशिश की कि अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो आप खुद क्लिक कर पाएंगे कि ये फंक्शन भी एक 1 to 1 फंक्शन ही, क्योंकि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि यहीं से हम इन्वर्स फंक्शन की तरफ लीड करते हैं, आपको याद आ रहा हो। तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं, क्योंकि वो नॉट 1 1 पूछ रहा है, तो ये तो सर 1 1 था और ये भी 1 1 था। सर ऑप्शन सी को देख के क्या कह सकते हैं? ऑप्शन सी भी बड़ा मज़ेदार सा एक फंक्शन है। सर एक काम करते हैं, पहले तो 1 1 से पहले मैं इसका वो बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी
ये वाली चीज़ चेक करता हूँ कि ऑन टू या इनटू है या नहीं। तो ऑप्शन सी को बस ऐसे इन जनरल एक थॉट आ रहा है कि ऑन टू और इनटू देख लेते हैं। वो इसलिए देख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि उससे शायद मेरी 1-1 की तरफ हेल्प मिले। क्यों कह रहा हूँ समझिएगा स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो फंक्शन वापस -π/2 से π/2 तक डिफाइंड है, बट इसकी रेंज जो कोड डोमेन कह रहा है वो 1 से 7 कह रहा है। मतलब आपका जो ऑप्शन सी है उसमें फंक्शन का जो डोमेन है वो वापस उसने रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2, है ना। और इसकी जो को डोमेन कह रहा है वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह दे रहा है 1 से 7। ठीक है सर, अच्छी बात है। इसका जो को डोमेन है वो 1 से 7 है, इंक्लूडिंग आई थिंक 1 एंड 7 बोथ, है ना। कुछ ऐसा सा ये सिनेरियो है आई बिलीव। और एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स है 3 sin x + 4। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन की डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन की डेफिनेशन है दैट इज 3 टाइम्स sin x + 4। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन या फंक्शन बन रहा है। यहाँ तक चीज़ें आई होप समझ आ रही हैं आपको। सर मैं वैसे ऐसी इन जनरल एक थॉट निकालना चाह रहा हूँ कि ये बात मैं बाद में डिस्कवर करूँगा। पहले मैं देखता हूँ कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज कैसे निकलेगी। तो अगर इस फंक्शन की ऐसी रेंज अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा सर, सबसे पहले मैं sin x से शुरू करता हूँ। सर मुझे पता है sin x कहाँ से कहाँ तक होता है। सर sin x हमें पता है -1 से 1 तक होता है। सर sin x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप सिर्फ ऑप्शन देख के 10 सेकंड में क्लिक कर सकते हो कि इसका आंसर ऑप्शन डी है। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन डी कैसे, और आपको भी क्लिक हो गया होगा। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें देखी कैसे जाती है, चीज़ें रीड कैसे की जाती हैं। मैं ऑन टू, इनटू, मैनी टू वन के बाद 1 to 1, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको इन क्वेश्चन के थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं एक एक ऑप्शन जानबूझ के डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब देयर इज़ अ डेलिबरेट रीजन बिहाइंड एवरीथिंग आई एम डूइंग, है ना। मतलब ऐसे ही बस इन जनरल नहीं कर रहा हूँ कि सर आपको दिख नहीं रहा है कि ऑप्शन डी आंसर है, बिल्कुल दिख रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको और अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज और थरो इसको मैं सिखा पाऊँ कि देखो ये ऐसे कंसेप्ट वर्क करता है। और हमेशा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में बुराई कि आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी। और अभी तो हमारा इनपुट लेने का टाइम है ना, अभी तो सीखने का टाइम है। तो अभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं। जब आउटपुट जनरेट होगा तो देखना आपके पास कितने सारे तरीके होंगे, हर क्वेश्चन को क्लिक करने का आपके कितने सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, आप कुछ भी निकाल लाओगे, कुछ भी कर लाओगे। और वही तो बात है कि आप सोचोगे कि देखो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और वो कला, वो आर्ट, वो यू नो वो चीज़ डेवलप ही तब होगी जब आप फाइनली इतने सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानते होंगे, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिटेल्स में जाना ज़रूरी है। चलिए, तो sin x -1 से 1 के बीच होता है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ 3 sin x कैसा होगा। तो 3 sin x कुछ मत करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहूँगा सर जो 3 sin x है वो सर -3 से +3 के बीच में होगा। क्या आपको एक क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स। पर सर हम 3 sin x + 4 के बारे में जानना चाहते हैं। तो 3 sin x में 4 और ऐड कर दिया। तो जैसे ही 3 sin x में यानी इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ 4 ऐड किया तो हो जा रहा है 3 sin x + 4। इस तरफ 4 ऐड किया तो 4 - 3 यानी 1, इस तरफ 4 ऐड किया तो 4 + 3 यानी 7। तो डिड यू रियलाइज कि 3 sin x + 4 1 से 7 के बीच लाई करता है। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है, इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो इसके को डोमेन के इक्वल है। सर बहुत अच्छी बात है। और इससे मैं अब ये फाइनली बात प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर -π/2 से π/2 रखा तो सर sin x -π/2 से π/2 के बीच ही तो -1 से 1 होता है। मतलब sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -π/2 पर -1। मतलब अगर मैं सिर्फ इस डोमेन में देखूँ, मतलब इसका ग्राफ जो भी बनेगा मेरा कंसर्न नहीं है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। कैसे स्टूडेंट्स, जब आपने इसको -π/2 से π/2 में रखा तो थोड़ा सा ऊपर होकर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 से 7 के बीच ड्रॉ होगा। मतलब एग्जैक्ट ग्राफ अभी नहीं बता रहा हूँ, अगला ही चैप्टर हमारा आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जब मैं डिस्कस करूंगा कि ग्राफ्स पे कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ग्राफ्स कैसे बन जाते हैं, इसमें कैसे इसमें थोड़ा सा चेंज करके ग्राफ कैसे बदल जाता है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और आपको एक्चुअली बहुत एंजॉय करना है। चैप्टर का एक टॉपिक है, अभी सेट्स रिलेशन इन फंक्शन का ही वो टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। इसी के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हमारा खत्म होगा ना, अभी तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में आएंगे। तब मैं बताऊंगा कि देखो इसको कैसे सोचा जा सकता है। बट एक जनरल सा थॉट दे रहा हूँ कि इसका ग्राफ कुछ अप्रॉक्सीमेटली ऐसा सा बनेगा। मतलब sin x का ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा था, -π/2 से कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा सा बनेगा। नॉट एक्जैक्टली लाइक दिस, बट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा सा बन रहा होगा। मेरा पॉइंट बड़ा इतना सा है कहने का स्टूडेंट्स की वो वैल्यू होगी 1 से 7 के बीच, कुछ ऐसा सा एक ग्राफ बनेगा, है ना। ये सेंस डेवलप हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। मेरा बस इतना सा कहना है कि sin x की मिनिमम वैल्यू होती है -π/2 और sin x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे मुझे मिलती है 1, है ना। मिनिमम वैल्यू -π/2 पे -1 और मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर 1, और भी वापस मिलती रहती है। लेकिन अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच देखूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, क्योंकि आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 4 और ऐड कर दिया तो थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर 4 इंटू ऊपर, क्योंकि अब वो -1 से 1 नहीं रहेगा, अब वो रहेगा 1 से 7, क्योंकि आपने 3 टाइम्स करके 4 और ऐड कर दिया तो उसकी रेंज में बदलाव आएंगे, है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो sin x होता -π/2 से π/2 तो भी वो 1 to 1 होता,
तो अगर आपने उसमें मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड भी किया ना तो भी वो 1 to 1 ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आने वाले, क्योंकि आपने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और आप उसके ग्राफ से और आइडिया लगा सकते हो, ऑल्दो मैं डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक से भी आपको सिखा दूंगा, बट फिलहाल मेरा कहना बस इतना सा है कि अगर आप ऐसे सोचो, बट चलो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। ये वाली मेथड जो हमारी स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ है, मान लेते हैं x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ है, मैं मान लेता हूँ मैनी टू वन फंक्शन है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए f of x1 और f of x2 इक्वल होना चाहिए। तब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक मैनी टू वन फंक्शन होता है। f of x1 क्या होगा सर, वो होगा 3 साइन x1 प्लस 7, और f of x2 क्या होगा, वो होगा 3 टाइम्स साइन ऑफ x2 प्लस 7। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स कि मैं 7 से 7 कैंसिल कर दूंगा, 7 से 7 कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 से 3 भी कैंसिल कर देंगे, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है साइन ऑफ x1 साइन ऑफ x2 के इक्वल। और सर अगर आपसे कोई भी कहे ना कि साइन और x1 साइन x2 के इक्वल है, तो हाँ x1 और x2 की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए भी हो सकता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसकी डोमेन को देखें तो उसने ये कहा था स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ -π/2 से, ये -π/2 से π/2 तक ही एग्जिस्ट करता है। इसका जो ग्राफ बनता ना स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा बनता। तो सर अगर x1 साइन x2 के इक्वल है -π/2 से π/2 के बीच में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ तो तब पॉसिबल है जब x1 और x2 दोनों सेम हो, मतलब आप कंक्लूड कर पाओगे कि ये कर्व कैसा है सर, ये 1 to 1 कर्व है, मैनी टू वन कर्व नहीं है। मतलब ये बात डेफिनेटली ट्रू नहीं होगी, है ना। मतलब साइन x1 और x2, साइन x1 और साइन x2 इक्वल नहीं होंगे x1 और x2 की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि x1 और x2 सेम ही होंगे, और अगर x1 और x2 सेम है तो आप कहोगे कि ये कैसा फंक्शन है सर, ये भी एक 1 to 1 फंक्शन है। इस बेसिस पे हम कहेंगे कि सर ये जो आपका ऑप्शन सी है ये भी 1 to 1 है ना। अब बची ऑप्शन डी रहा है, बट ऑप्शन डी को आप देखो स्टूडेंट्स, मतलब मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, उसने वही तो लिख दिया है जो कर्व होता है। आप देखो ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सोच के देखो, f of x, है ना। और f of x की डेफिनेशन क्या है सर, f of x की डेफिनेशन है r से -1 से 1 के बीच में, मतलब वही लिखा हुआ है जो हमारा स्टैंडर्ड सा कर्व होता है। तो f of x की डेफिनेशन है r से -1 के 1 के बीच में डिफाइंड है ये, और इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो है साइन एक्स। और क्या मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत है कि अगर आपने ऑप्शन डी डायरेक्टली देखा होता तो आप तीनों ऑप्शंस देख के, और अगर आपको पता है ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनना शुरू होगा, और इसका ग्राफ जब ऐसा सा कुछ बनेगा तो डेफिनेटली हमें भी पता है सर -1 से 1 के बीच होता है, और साइन एक्स -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट करता है, और रेंज होती है हमेशा -1 से 1। तो सर ये तो ओवरऑल साइन एक्स का कर्व बन गया, और ये मैनी टू वन ही तो है, ये 1 to 1 तो नहीं है सर। क्यों मैनी टू वन है सर, क्योंकि आप देखो किसी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो तो वो डेफिनेटली मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब मल्टीपल एक्स के लिए वाई की सेम वैल्यू मिल रही है। और ऐसे ही कर्व तो मैनी टू वन कहते हैं, और ऐसे ही कर्व तो हम नॉट 1 to 1 कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन इंजेक्टिव, है ना। और नॉन इंजेक्टिव है तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी के साथ कि इसे कैसे सोचा जाएगा। आई होप मेरे मोटिव जो थे वो ये थे कि मैं आपको ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाऊँ, आपको ग्राफ से कैसे देखना है वो सिखा पाऊँ, क्योंकि और भी तरीके हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे, लेकिन आप ग्राफ्स के थ्रू, डोमेन और रेंज के थ्रू, को डोमेन के थ्रू आसानी से सोच सकते हो अगर आपको सारे वो कंसेप्ट याद है जो हमने पढ़े थे, जब हमने ऑन टू और इनटू या 1 और मैनी वन को पढ़ते वक्त सीखे थे कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। ये सारी बातें अगर अच्छे से याद रहेंगी तो आप आसानी से सोच पाओगे। और यही तो कह रहा हूँ मैं कि जब इतने सारे इनपुट्स हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं, तो कोई ना कोई तरीका तो आपके पास आ ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन क्लास जल्दी से हम ट्राई करेंगे। अगेन यूजुअल हमारी मेथड, आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, खुद से इसे ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करिए। देखो ये क्वेश्चन मिक्स्ड है, इस क्वेश्चन में आपसे कंपोजिट फंक्शंस का भी नॉलेज यूज करवा रहा है वो। तो फाइनली वो बोल रहा है f of x ये है, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। किस वैल्यू के लिए f of x, मतलब खुद का खुद पर कंपोजिट x के इक्वल होगा। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, दिमाग लगाइए ज़रा सोचिए। खैर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पर और भी रिजल्ट्स आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अगर आपसे कोई कहे कि f of x x के इक्वल है, तो बाय द वे व्हाट इज f of x, देखो जल्दी से देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सर f of x जो होता है वो होता है अल्फा x अपॉन x प्लस 1। f of x जो होता है सर वो होता है अल्फा x अपॉन x प्लस 1। ये हमारा पहला रिजल्ट है ना। अब आपसे कोई पूछ रहा है f of x, तो आप f of x कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। सर मुझे अगर f of x निकालने को कहा जाए तो मेरा कहना तो है कि मैं इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ f of x। अब व्हाट इज f of x, f of x है अल्फा x अपॉन x प्लस 1, तो मैं लिखने वाला हूँ इसको f of
अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। और वो कह रहा है सर कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, आई थिंक एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं वो पूछ रहा है अल्फा की किस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है। ठीक है सर, तो फाइनली यहाँ से मैं रिजल्ट निकालूंगा कि जो एफ ऑफ एक्स आ रहा था वो एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसी को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो अल्फा की किस वैल्यू के लिए एक्स के इक्वल है। सर इसी को काम करते हैं, इसी को फिर और करते हैं। ये आपका एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है। सर हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सर एफ ऑफ एक्स होता है अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन क्या होगा, सर जहां भी एक्स दिख रहा है, जहां जहां एक्स दिख रहा है सर वहां वहां आप क्या करो, वहां वहां ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्योंकि अब ये एज एन इनपुट आप पास कर रहे हो। आई होप आपको ये बात अब डाइजेस्ट होने लगी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास लिखा है अल्फा एक्स, अब एक्स की जगह में ये वैल्यू रिप्लेस करूंगा, तो ध्यान से देखना, घबराना मत। पहले तो लिखा हुआ होगा अल्फा, अब अल्फा के अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फा के अंदर एक्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक्स के अब ये पूरा आपका इनपुट है, तो इनपुट है अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्या आपको ये अप्रोच समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप ये बहुत चीज़ें आपके दिमाग में मेस्ड अप नहीं करवा रहे हैं। डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, तो इनपुट एक्स है तो ये एक्स है, अब इनपुट है ये, तो मैं क्या करूंगा दिस प्लस वन। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो अगर एफ ऑफ के होता तो होता अल्फा के अपॉन के प्लस वन, एफ ऑफ एम होता तो होता अल्फा एम अपॉन एम प्लस वन। तो हम कह रहे हैं एफ ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो क्या होगा अल्फा ऑफ इनपुट अपॉन इनपुट प्लस वन। क्या आपको ये कंपोजिट फंक्शन समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? और वो किसके इक्वल कह रहा है, वो अल्फा की किस वैल्यू के लिए, एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, वो आपसे ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व करने को कह रहा है। तो हमारे पास ये ओवरऑल सिनेरियो बन के आ रहा है। चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली कहानी तो ये कि अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो हो जा रहा है अल्फा अल्फा स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में मुझे इस तरफ क्या दिखेगा, जरा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मुझे न्यूमरेटर में यहाँ दिखेगा अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा अल्फा स्क्वायर एक्स, है ना, मतलब अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में दिखेगा। तो ये बन जा रहा है स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा सा। आई होप ये आपको दिख रहा है। अब अगर एक मैं छोटी सी चीज़ देखूँ तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिख रहा है एक्स प्लस वन, इसका भी डिनोमिनेटर एक्स प्लस वन बनेगा ओवरऑल, वो एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल, तो इस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा एक्स प्लस वन। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? और डिनोमिनेटर इसका क्या बनेगा, इसका डिनोमिनेटर बनेगा अल्फा एक्स प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा अल्फा एक्स प्लस वन। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है हमें एक्स के इक्वल है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल रखूंगा, एक्स के। आई होप यहाँ तक आपको पूरा फंक्शन पूरा एक्सप्रेशन समझ आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, सोच के देखिए। ये दिखेगा अल्फा स्क्वायर एक्स एज इट इज, उस तरफ क्या दिखेगा, देखो वो दिखेगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दिख रहा है क्लियरली एक्स, तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर, और ये बन जा रहा है प्लस एक्स, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सीधे सीधे एक्स को डिस्कार्ड कर सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू जीरो के लिए ट्रू होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जीरो तो हम चेक करेंगे नहीं ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स की वैल्यू निकालने में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकता हूँ, जनरली नहीं करते हैं बट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न है अल्फा की वैल्यू, हमारा कंसर्न एक्स की वैल्यू नहीं है। तो जब आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ओवरऑल पूरा एक्स यहीं से कैंसिल कर सकते थे, और जैसे ही वहीं से अगर आपने पूरा एक्स कैंसिल किया होता तो ये एक्सप्रेशन क्या दिखता है वो सोचेगा स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस एक्स को इस एक्स से कैंसिल किया, तो अब जो दिखेगा वो दिखेगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस वन, है ना। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, सोच के देखिए स्टूडेंट्स। ये एक्सप्रेशन दिखेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, है ना, माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। क्या मैं इसमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करके चीज़ें निकाल सकता हूँ? ज़रा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा काम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस अल्फा एक्स और माइनस एक्स को एक तरफ रखता हूँ, तो वहाँ से अल्फा माइनस वन कॉमन आ जाएगा, मतलब एक्स अलग हटा के अल्फा माइनस वन मिल जाएगा, और अल्फा स्क्वायर और माइनस वन को अलग रखता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आ रहा हूँ। देखो मैं इस अल्फा स्क्वायर और माइनस वन को एक साथ रख रहा हूँ और इस एक्सप्रेशन को एक साथ रख रहा हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, समझो। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस वन, है ना, एक तरफ हम लिख ले रहे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस वन, तो एक एक्सप्रेशन तो बन जा रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस वन। फिर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, सर बच रहा है माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स, तो इसको भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। से क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ से आप माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस वन आपके पास बच जाएगा। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, सोचो। अल्फा स्क्वायर माइनस, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूँ तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको अल्फा स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितना हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ये एक पहला कंक्लूजन हमारे सामने आ रहा है। और अगर यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया होता, अगर मैंने यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिया होता, तो ये कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा ऑब्वियसली x कॉमन लेती बचेगा अल्फा प्लस वन,
और ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, क्योंकि उस राइट हैंड साइड पे तो ऑब्वियसली 0 है ना, क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर तो 0 है। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँ तो देखो क्या बच रहा है सर, अगर यहाँ से भी अल्फा प्लस 1 और यहाँ से भी अल्फा प्लस 1 कॉमन लिया तो देखो क्या बच रहा है सर, अल्फा प्लस 1 कॉमन लेते ही जो बची गई चीज़ है वो क्या है सर, वो बच जा रही है अल्फा माइनस 1 और ये बच जा रहा है कितना, माइनस एक्स, है ना। तो ये कुछ सिनेरियो सा बच रहा है। अब सर यहाँ से अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ से तो मुझे अल्फा और एक्स में एक रिलेशन मिलने वाला है जो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम अल्फा और एक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, उनके बीच क्या रिलेशन, दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट। हमारा कंसर्न है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो सर मैं चाहे इस फैक्टर से, ये वाला जो फैक्टर है, आप ऐसे सोचो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों में से कोई एक 0 या दोनों का 0 होना था। मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट ये 0 निकलनी पड़ेगी क्योंकि तभी जाकर हम अल्फा निकाल पाएंगे। कोई और तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा सर कि अल्फा प्लस 1 तो 0 होगा, और जब आपसे कोई कहे अल्फा प्लस 1 0 होगा मतलब आप कह रहे हो अल्फा जो है सर वो माइनस 1 होगा। और अगर आप कहना चाह रहे हो अल्फा माइनस 1 है तो इस बेसिस पे मैं इस कंक्लूजन पर आ रहा हूँ कि देखो सर ध्यान से, आपका ऑप्शन डी मैच होता है। आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही थी ना, वो ये कह रहा है कि अगर अल्फा की जगह माइनस 1 होता तो एफ ऑफ एक्स आप निकालते ना तो वो एक्स के इक्वल होता। ये इतनी स्टैंडर्ड सी बात थी। आई होप आपको ये बात समझ आई। बहुत ही स्टैंडर्ड सा सिंपल सा पॉइंट था। अगर आप इसको ऐसे सोच पा रहे हो तो देखो, अगर यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू माइनस 1 रखते हो तो आप कुछ भी एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हो। हम एक्स की वैल्यू में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है अल्फा की वो वैल्यू निकाल पाना जिसके लिए प्रोडक्ट 0 हो, और वो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू माइनस 1 पर होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ तो अल्फा और एक्स दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, एक्स भी एक वेरिएबल है और अल्फा भी वेरिएबल है, तो अल्फा और एक्स दोनों वैरी करते रहेंगे, हम दोनों को नहीं घुमाएंगे, हमें तो एक सिंगल वैल्यू पर रिलाई करना है। तो मुझे ये फैक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल रखा और अल्फा की वैल्यू फिगर आउट की। तो यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं। तो अभी तक हमने ऑन टू इनटू कंपोजिट फंक्शंस की थोड़ी नॉलेज ग्राफ्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आगे बढ़ेंगे क्लास इसी के साथ। तो फाइनली अब हम इस लेक्चर के उस पार्ट पर हैं जहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि www.magnetbrains.com ये वो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्लेम करते हैं, हम श्योर करते हैं कि हम आपको इंडिया का नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। इतने सारे, और इसको भी जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट पे आपको हम फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपका IIT JEE नीट सेगमेंट आएगा। यहाँ पर हमेशा चीज़ें आपको बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मिलेंगी। हर लेक्चर, उसकी DPP, उसका मटेरियल, सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड मिलेंगी। इसलिए वी रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ, ऑब्वियसली यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, दैट यू शुड ऑल डेफिनेटली डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you can definitely access everything in a proper manner on our website, in a proper systematic manner on our website. तो www.magnetbrains.com पर आपको पूरी चीज़ें properly arranged मिलेंगी, and we are claiming you this that this is 100% free of cost. There are no hidden charges, there is no fee, there is no subscription, कोई hidden cost नहीं है, it is absolutely free, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको free of cost मिलती हैं। ये आपके रेगुलर लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, जिन पर आप सारे रेगुलर लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के IIT JEE के लेक्चर्स हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी चीज़ के आपका ये सेक्शन ओपन हो जाएगा और आप सारी चीज़ें यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वी आर इंश्योरिंग कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इंडिया के टॉप टीचर्स आर ट्रेनिंग यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, जब भी आप किसी भी, मतलब जैसे आप मैथ सेक्शन पे है तो मैथ सेक्शंस के सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को जब आप एक्सपांड करेंगे तो उस चैप्टर के सारे एक एक लेक्चर, उन लेक्चर्स के DPPs भी ही मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में DPPs के भी सोल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑन आवर वेबसाइट। तो सब कुछ आप इजीली फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर बफर फ्री मोड में ओपन हो जाएगा और ये सारे लेक्चर आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे लेक्चर्स को फुल स्क्रीन मोड में आप इजीली देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, ये जो है हमारी प्रॉपरली अरेंज है। नॉट जस्ट दैट, यही सेम चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी यूट्यूब जो हमारा चैनल है दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, वहाँ पर भी सेम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रेप्लिकेट होती है। तो आप वहाँ पर भी यही सारा का सारा मॉड्यूल 100% फ्री कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और वहाँ भी आप चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों से बहुत आई होप लाभ पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इन लेक्चर्स को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस तैयारी में। तो बस एक छोटी सी गुजारिश दैट प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, और इसी मेहनत के साथ, इसी पैशन के साथ हम आपके लिए और वीडियोज़ लेक्चर्स बनाते रहें। बिना लाइक के भी हम डेफिनेटली बनाएंगे, नॉट दैट्स नॉट डेफिनेटली अ कंसर्न, बट येस इट शोज़ कि येस वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दैट गिव्स अस अ वैलिडेशन बेसिकली, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कुछ भी नया आ रहा है, कोई भी नई चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ भी हम
कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो आपको हमेशा पता चलता रहेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी चीज़ हैम्पर ना करे, कोई ऑब्स्टिकल ना आए। एंड ऑफ कोर्स हमेशा इस बात को याद रखिए कि चूंकि ये एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है जो कि आपकी IIT JEE नीट की तैयारी को फ्री में तैयार करवाता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को अवेल कर पाएँ, वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।